हेलो एवरीवन, होप यू ऑल डूइंग वेल। आप सभी का फिर से स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 6 गणित की नई पाठ्य पुस्तक गणित प्रकाश के अध्याय 3 संख्याओं का खेल में। आज के इस वीडियो लेसन में हम इस अध्याय का अंतिम भाग हल करेंगे, जो कि होगा पेज नंबर 71 और 72 से 73 पेज नंबर पे इस अध्याय का कुछ सारांश दिया गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको इस चैनल पे क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 के विज्ञान और गणित के जो सॉल्यूशन वीडियो लेसन हैं नए पाठ्यक्रम के, वो अपलोड होना शुरू हो चुके हैं। 3-4 चैप्टर हर क्लास का हो चुका है, तो आप इससे पहले के सभी वीडियो लेसन को जो है प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज सबसे पहले हमें 3.12 में पढ़ना है खेल और जीतने की युक्तियाँ। यहाँ पे कुछ खेल दिए जा रहे हैं जिसे आप भी अपने सहपाठियों के साथ खेल सकते हैं। संख्याओं का उपयोग खेलने और जीतने की युक्तियों को बनाने में भी किया जा सकता है। यहाँ एक प्रसिद्ध खेल दिया जा रहा है जिसे 21 कहा जाता है। इसे एक सहपाठी के साथ खेलें, इसे घर में भी खेलने का प्रयास करें। इस खेल के नियम इस तरह से होंगे। पहला खिलाड़ी जो है वो 1 और 3 के बीच एक संख्या बोलता है। आप 1 बोल सकते हो, 2 बोल सकते हो, 3 भी बोल सकते हो। आप दोनों में से कोई भी इसे पहले बोल सकता है, 1, 2 या 3। ये तीनों संख्याओं में से कोई एक लेना है आपको और बोलना है, ठीक है। मान लिया जाए आपने पहले 3 चुना, फिर आपका जो मित्र है वो 1, 2 या 3 में से कोई संख्या बोल सकता है। और मान लिया जाए कि आप 3 कहते हैं और वो 2 कहता है, तो उसके पास अब 5 अंक हो चुके हैं। फिर आपके पास चॉइस है कि आप 1 बोलो, 2 बोलो या 3 बोलो। मान लिया आप यहाँ पे 1 बोलते हैं तो आप 6 पे पहुँच गए, फिर वो 3 बोलता है 9 पे पहुँच गए, फिर आप 3 बोलते हैं 12 पे पहुँच गए। इस तरह से जो कोई भी पहले 21 पर पहुँचेगा, ही विल बी द विनर, वो जीत जाएगा। आगे कहता है कि इस खेल को अपने सहपाठियों के साथ कई बार खेलिए। क्या आपको जीतने की युक्ति दिखने लगी है? क्या आपको आइडिया हुआ है कि आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बार जीत सकते हो? कौन सा खिलाड़ी हमेशा जीत सकता है यदि वह सही पैटर्न से खेलता है? जीतने वाले खिलाड़ी को कौन सी संख्या का पैटर्न आना चाहिए? तो यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना है, आप हमेशा कोशिश करें कि आप कोई ऐसी संख्या चूज़ करें कि आप 17 तक पहुँचें, और उसके बाद आपके मित्र के पास इन 3 संख्याओं में से किसी एक को ही चुनने का अधिकार होगा। अगर 17 के बाद वो 1 चुनता है तो 18 हो जाएगा, और फिर आप 3 यहाँ पे मिला करके 21 कर सकते हैं। अगर वो 17 के बाद 2 चुनता है तो 19 हो जाएंगे। आप भी 2 मिला करके 21 बन सकते हैं। और अगर वो 17 के बाद 3 चुनता है तो 20 हो जाएंगे, और आप जो है 20 में 1 मिलाकर जीत सकते हैं इस गेम को। तो आप कोशिश करें कि आप 17 तक पहुँचे, और फिर आपका मित्र इन 3 संख्याओं में से कोई भी चुने, विनर आप ही बनेंगे। इस खेल में बहुत से परिवर्तन किए जा सकते हैं। यहाँ एक और अन्य परिवर्तन देखिए। यहाँ पे दूसरा खेल का जो नियम है वो इस प्रकार है। पहला खिलाड़ी 1 से 10 तक के बीच कोई संख्या बोलता है, और अब दोनों खिलाड़ी बारी बारी से पहली बोली गई संख्या में 1, 2 या 3 जोड़ते हैं। जो खिलाड़ी पहले 99 पर पहुँचेगा वह जीतेगा। तो इस खेल में आगे बढ़ते बढ़ते आप हमेशा कोशिश करें कि आप जो है 95 संख्या तक पहुँचें, और अगला नंबर आपके मित्र का होगा, जिसके पास ऑप्शन होगा 1, 2 या 3 में से कोई एक संख्या चुनने का। अगर वो 95 के बाद 1 लेता है तो 96 तक पहुंचेगा। आप 96 में 3 मिला देंगे, 99 पे आप पहुंच जाएंगे। अगर वो 95 के बाद 2 चुनता है तो वो 97 तक पहुंचेगा। आप 97 में 2 मिला के 99 तक पहुँच सकते हैं। और अगर वो 95 के बाद 3 चुनता है तो 98 तक पहुँचेगा। आप 98 में 1 मिला के 99 तक पहुँच सकते हैं।
तो इस तरह से आप स्वयं जो है अपने किसी एक मित्र के साथ इस तरह के खेलों को खेलकर देख सकते हैं। और अब पेज नंबर 72 यानी 72 पे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। आइए पता लगाएं, लेट्स फाइंड आउट। यहाँ पे कुल मिलाकर 10 प्रश्न पूछे गए हैं जो ओवरऑल इस जो चैप्टर 3 है संख्याओं का खेल, इसका एक तरह से रिवीजन आप समझ लें। आप इन प्रश्नों को हल करें और पूरे चैप्टर को आप एक तरह से यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार है, यहाँ इस ग्रिड में केवल एक महाकोष्ठ है यानी कि सुपर सेल है। अपने पड़ोस की सभी संख्याओं में से बड़ी संख्या जो है वो कहलाती है सुपर सेल। यदि आप इनमें से किसी एक संख्या के 2 अंकों की अदला बदली करते हैं तो यहाँ 4 महाकोष्ठ बन जाते हैं। जानिए कि कौन से अंकों की अदला बदली की जानी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक संख्या दी गई है 62,871। ये एक सुपर सेल है, महाकोष्ठ है, क्योंकि इसके ऊपर, नीचे, बाएं और दाएं जो कोष्ठ हैं उनकी संख्याएं इस कोष्ठ की संख्या से छोटी है और इसीलिए ये एक महाकोष्ठ है, सुपर सेल है। हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आप इनमें से कौन से 2 अंकों को जो है हेरा फेरी कर दें, आगे पीछे कर दें, जिससे कि जो है इस तालिका में कुल मिलाकर 4 महाकोष्ठ बन जाएं। तो हमारा ये सेल जो है पहले से ही महाकोष्ठ है। इसके अगर हम 2 अंकों को आगे पीछे कर लें तो 4 महाकोष्ठ बनने की संभावना यहीं से बन जाती है। कैसे? आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम 1 को पहले लिख लें, उसके बाद 2 और फिर 8, 7 और 6 को लिख लें इस कोष्ठ में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो संख्या इसके ऊपर लिखी है 39,334, इसके बाईं ओर की संख्या इससे छोटी हो जाती है, इसके दाएं ओर की संख्या इससे छोटी हो जाती है और इसके नीचे की संख्या भी इससे छोटी हो जाती है। तो ये एक क्या बन जाएगा? महाकोष्ठ बन जाएगा। इसी प्रकार आप इस संख्या को देखें 45,306, इसके ऊपर की संख्या इससे छोटी हो जाएगी 29,765, इसके नीचे की संख्या 38,408 भी छोटी हो जाएगी और इसके बाईं ओर की संख्या 12,876 हो जाएगी जो कि इससे छोटी है। तो इस प्रकार ये भी एक महाकोष्ठ बन जाएगा। और इस संख्या को आप देखें 23,609, इसके ऊपर की संख्या भी इससे छोटी हो गई 16,200 और इसके नीचे की संख्या 19,381, ये भी इससे छोटी है। और वहीं इसके दाईं ओर एक संख्या है 12,876 जो कि इस संख्या से छोटी हो जाती है। तो इस प्रकार जो है 23,609 भी एक महाकोष्ठ बन जाता है। और ठीक उसी प्रकार जो है आप यहाँ पे 50,319 को भी एक महाकोष्ठ बोल सकते हैं, क्योंकि इसके बाईं, दाईं और ऊपर की जो संख्या है वो इस कोष्ठ की संख्या से छोटी है। तो इस प्रकार यहाँ पे हम इस संख्या के 2 अंक को आगे पीछे करते ही 4 महाकोष्ठ यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पहले प्रश्न का हल। और आगे प्रश्न संख्या 2 है, अपने जन्म वर्ष से शुरू करके आप कितने चरण में कापरेकर स्थिरांक पर पहुंच जाएंगे? तो कापरेकर स्थिरांक आपको याद होगा कि किसी भी 4 अंक की संख्या से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या लेते हैं और उन दोनों का अंतर निकालते हैं और फिर उस अंतर के संख्याओं की मदद से 4 अंक की बड़ी संख्या और 4 अंक की छोटी संख्या बनाते हैं और फिर उन दोनों का अंतर निकालते हैं। तब तक निकालते रहते हैं जब तक कि हमें 6,174 प्राप्त ना हो जाए। 6,174 एक ऐसा कांस्टेंट है जिसे कापरेकर स्थिरांक कहा जाता है। तो आप यहाँ पे आपका जो जन्म वर्ष है उससे शुरू करके इसे बना सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने जन्म वर्ष के हिसाब से बनाता हूँ। मेरा जन्म हुआ था 1987 में, तो मैंने पहले अपना जन्म वर्ष लिया 1987। अब हम इससे बनने वाली जो बड़ी संख्या है ए के रूप में बनाएंगे जो कि होगा 9871। बी के रूप में हम इससे जो है इससे बनने वाली छोटी संख्या बनाएंगे जो कि होगा 1789।
और सी के रूप में जो है मैं इसे इसका अंतर निकालूंगा। तो जब मैं इसका अंतर निकालता हूँ तो आता है 11 में से 9 गया 2, 16 में से 8 गया 8, 7 में से 7 गया 0 और 9 में से 1 गया 8। उसके बाद 8082 में से मैं फिर से एक बड़ी संख्या बनाता हूँ जो कि इस प्रकार होगा 8820। बी के रूप में इससे बनने वाली छोटी संख्या 0288 और फिर सी के रूप में इन दोनों का अंतर निकालूंगा जो कि इस प्रकार होगा 10 में से 8 गया 2, ये 1, 11 में से 8 गया 3 और ये 7, 7 में से 2 गया 5 और फिर यहाँ पे 8। इस प्रकार 8532 प्राप्त होते हैं। आगे हम फिर से इससे बनने वाली एक बड़ी संख्या बनाएंगे जो कि होगा इस प्रकार से, ये ऑलरेडी उसी प्रकार से अरेंज है 8532। बी के रूप में यहाँ पे हम लेंगे इससे बनने वाली छोटी संख्या 2358 और सी के रूप में इन दोनों का जो अंतर होगा उसे लिखेंगे। सी बराबर 12 में से 8 गया 4, ये हो जाएगा 2, 12 में से 5 गया 7, ये हो जाएगा 4, 4 में से 3 गया 1 और ये 8 में से 2 गया 6। तो देखिए हम यहाँ पे 6174 तक तीसरे ही प्रयास में पहुँच चुके हैं जो कि काप्रेकर स्थिरांक कहलाता है। और आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हम 35,000 और 75,000 के बीच 5 अंकों की संख्याओं का वह समूह है जिसके सभी अंक विषम हैं। हमारे समूह की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? हमारे समूह की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? हम में से कौन सी संख्या 50,000 के अत्यधिक निकट है? बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है कि 35,000 से 75,000 के बीच की एक ऐसी संख्या जिसके सभी अंक विषम हों, उससे बनने वाली जो है सबसे बड़ी संख्या बतानी है, सबसे छोटी संख्या बतानी है और फिर 50,000 के निकट, सबसे निकट इनसे बनने वाली जो है संख्या कौन होगी। तो यहाँ पे चूंकि सभी अंक जो हैं उसके विषम रहने वाले हैं तो उसके अंक के इकाई का स्थान क्या क्या हो सकता है, और यहाँ पे चूंकि इस संख्या से बनने वाले सभी अंक जो है विषम रहेंगे और यहाँ पे चूंकि इस संख्या के सभी अंक विषम रहने वाले हैं, पांचों ही अंक, तो यहाँ पे कौन कौन से अंक हो सकते हैं इस संख्या में? या तो 1 हो सकता है, या 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है या 9 हो सकता है। अब हमें ध्यान ये रखना है कि हमें ऐसी संख्या बनानी है जो 35,000 से 75,000 के बीच हो। अगर आप सबसे बड़ी संख्या बनाने की कोशिश करें और 9 से अगर शुरुआत करना चाहें तो वो 90,000 से अधिक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें जो है 35 से 75,000 के बीच ही रखना है। अगर आप यहाँ पे 7 लेते हैं तो मुमकिन है कि बन सकता है। तो चलिए पहला अंक यहाँ पे मान लिया जाए 7 ले लेते हैं, 7। दूसरा अंक यहाँ पे हम तो 9 ले नहीं सकते हैं क्योंकि 79 हो जाएगा, 7 भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि 77 हो जाएगा, और अगर 5 लेते हैं तो 75 तो होगा लेकिन उसके बाद कोई ना कोई अंक तो लेना होगा जो 75,000 से अधिक हो जाएगा। यहाँ पे केवल 75,000 है, 7 5 के बाद 000 होना चाहिए, 7 5 के बाद 00 आ जा रहा है, तो अगर आप 7 5 के बाद 1 भी लेंगे तो उससे अधिक हो जाएगा। याद रखें यहाँ पे ऐसा नहीं कहा गया है कि आप संख्याओं को दोहरा नहीं सकते, एक ही संख्या को 2 बार यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है नियम। यहाँ पे आप संख्या को 2 बार यूज़ कर सकते हैं लेकिन विषम संख्या ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे 5 भी अगर हम लेते हैं तो सटीक नहीं होगा, इसके बाद हम 3 ले सकते हैं तो 73,000 बनेगा, और बाकी के जो 3 अंक है उसे हम 9 से पूरा कर लेते हैं तो 73,999 जो है हम बना सकते हैं, जो कि 35,000 से 75,000 के बीच बनी सबसे बड़ी संख्या है जिसके सभी अंक विषम हैं। इसी प्रकार हमें 5 अंकों की सबसे एक छोटी संख्या बनानी होगी
जो 35,000 से 75,000 के बीच हो। तो यहाँ पे अगर हम 1 से शुरू करेंगे तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 13, 15, 17 या 19 तक ही पहुँचेंगे आप। यहाँ हमें पहुँचना है कम से कम 35,000 तक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 को पहले लेंगे, 3 के बाद अगर आप 1 लेते हैं तो 31,000 हो जाएगा, जो कि 35,000 से कम है। अगर 3 के बाद 3 ही ले लेते हैं तो 33,000 होगा, वो भी 35,000 से कम हो जाएगा। 3 के बाद अगर हम 5 लेते हैं तो 35,000 तो हो जाएगा, और बाकी का अंक जो लेने से जो है वो 35,000 से अधिक भी हो जाएगा। तो यहाँ पे 3, 5 के बाद जो है सबसे छोटा अंक अगर हम देखें यहाँ पे तो 1 होगा। अब 1 को अगर हम 3 बार लिख दें यहाँ पे तो ये 5 अंक की संख्या बन गई 35,111। तो इस प्रकार सबसे बड़ी संख्या आप बना सकते हैं 73,999, और सबसे छोटी संख्या जिसके सभी अंक विषम हों 35,111। और अगला है 50,000 के अत्यधिक निकट की संख्या भी आपको बतानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 ले लेंगे। 5 के बाद सबसे छोटी संख्या कौन है, 1 है, तो 51,000 हो जाएगा। और उसके बाद जो है 111 आप लिख सकते हैं, 51,111, जो कि 50,000 के अत्यधिक निकट है, जिसके सभी अंक क्या हैं, विषम हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, आकलन कीजिए, यानी कि अंदाज़ा लगाइए कि आपको वर्ष में सप्ताहांतों यानी वीकेंड्स, त्योहारों और छुट्टियों को मिलाकर कुल कितनी छुट्टियां मिलती हैं। अब अपनी छुट्टियों की सही संख्या का पता लगाइए और देखिए कि सही संख्या आपके आकलन के कितना समीप है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले आप मान लीजिए कि आपके स्कूल में 365 दिनों में से मान लिया जाए कि 150 दिन या 160 दिन जो है छुट्टियां रहती है। माना कि 150 छुट्टियां मिलती हैं। ठीक है, आप मान लीजिए, एक अंदाज़ा लगा लीजिए, आकलन कर लीजिए कि 150 दिन छुट्टी रहता है। अब आपको फिर क्या करना है, एक्चुअल कितना दिन छुट्टी है वो आप अपना स्कूल का जो डायरी मिलता है आप लोगों को उसमें देख सकते हैं कि कुल इस साल जो है संडे कितने पड़ रहे हैं, है ना। अगर आपके स्कूल में सैटरडे भी छुट्टी रहता है तो सैटरडे भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फेस्टिवल का भी लिस्ट होता है, फेस्टिवल के कुल कितने हॉलीडेज़ हैं वो आप नोट कर सकते हैं। फिर आपको समर वैकेशन मिल सकता है। समर वैकेशन वेरी करता है स्कूल में, किसी के यहाँ पे 1 महीने की छुट्टी होती है, किसी के यहाँ पे 25 डेज़ की होती है। समर वैकेशन को आप ऐड कर लेंगे। विंटर वैकेशन हो सकता है ना। तो इस तरह से एक एस्टिमेशन आपको मिलेगा कि टोटल कितने संडे पड़ रहे हैं, कितने सैटरडे हैं, कितने फेस्टिवल हैं, और इस तरह से आप यहाँ पे इन सब का एक सम निकाल लेंगे। और सम निकालने के बाद आप देख सकते हैं कि आपने माना था कि 150 के आसपास जो है छुट्टियाँ होंगी, और ये में भी जो है 165 हो सकता है, 160 तक पहुँच सकता है। तो कुछ 10-20 का अंतर भी हो सकता है आपके आकलन में। तो इस तरह से आपको करना था, ये आप स्वयं आप कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, काफ़ी आसान है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। एक जग, एक बाल्टी और एक छत पर रखी टंकी की क्षमता का लीटर में आकलन कीजिए। अब मान लिया जाए कि आपके छत पे जो टंकी लगी होती है उसकी कैपेसिटी होती है 1000 लीटर, 1500 लीटर, 2000 लीटर, है ना। तो मान लिया जाए कि इसकी कैपेसिटी है 1000 लीटर। अच्छा, एक बाल्टी की कैपेसिटी कितनी हो सकती है, 20 लीटर, 25 लीटर, है ना। इस तरह से हम मान लिया जाए कि यहाँ पे बाल्टी की कैपेसिटी मान लेते हैं 20 लीटर। और इसी तरह से एक जग जो होता है 300 ml, 500 ml, ये सब हो सकता है जैसा साइज़ होगा।
जग का साइज़ अगर बड़ा है तो 500 ml हो सकता है, 300 ml हो सकता है, मिलीलीटर जो कहलाता है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, है ना। तो इस तरह से हम इन सब का आकलन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। एक 5 अंकों की संख्या तथा 2 3 अंकों की संख्याएं इस प्रकार लिखिए कि उनका योगफल 18,670 हो। काफ़ी आसान रहने वाला है। तो बच्चों क्वेश्चन इस तरह से था कि एक 5 अंकों की संख्या लेनी है आपको और 2 3 अंकों की संख्या लेनी है और इन तीनों का योगफल जो है वो 18,674 आना चाहिए। तो प्रश्न इस प्रकार है कि एक 5 अंकों की संख्या तथा 2 3 अंकों की संख्या का योगफल जो है 18,670 आपको लाना है। तो यहाँ पे 5 अंक की संख्या आप लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 3 अंक की 2 संख्याएं लिखनी हैं। तो सिंपल है, यहाँ पे अगर मैं 18,000 पूरा ही रख लूँ तो ये 5 अंकों की संख्या हो गई। यहाँ पे 500 रख लेता हूँ, 18,500 हो गया। हमें 670 करना है तो यहाँ पे 170 लिख देते हैं। 0 7 5 1 6, ये 8 और ये 1। काफ़ी आसानी से आप इसे बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 2010 और 390 के बीच एक संख्या चुनिए। अनुच्छेद 3.9 में दिए गए संख्या पैटर्न के समान एक पैटर्न निर्मित कीजिए जिसमें यह चुनी गई संख्या योगफल हो। तो हम यहाँ पे 2010 तो बच्चों यहाँ पे हम 210 और 390 के बीच की कोई एक संख्या मान लिया जाए कि 300 ले लेते हैं। अब और आगे हमें 300 को दिखाने के लिए कोई एक पैटर्न बना लेना है। मान लिया जाए कि यहाँ पे हम एक पैटर्न इस तरह से बना लेते हैं। जैसे 300 के लिए अगर हम 20 को गुना करें 15 बार तो हमें 300 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3 कॉलम बनाते हैं इस तरह से, ठीक है, और 5 रो बना लेते हैं। 1 2 3 4 5। अगर मैं हर रो में 20-20 लिख दूँ ठीक है, तो ये 20 कितनी बार हो गया, 3 3 6 3 9 3 12 3 15। तो 20 में जब आप 15 से गुना करोगे क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा। ये एक आसान पैटर्न आप यहाँ पे बना सकते हैं। आप चाहें तो इसके अतिरिक्त भी कोई और पैटर्न बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अध्याय 1 की सारणी 1 से 2 की घात का अनुक्रम याद कीजिए। इस अनुक्रम में शुरू की सभी संख्याओं के लिए कोलार्ड्स अनुमान सही क्यों है। बच्चों हमने चैप्टर 1 में संख्याओं का अनुक्रम पढ़ा था पैटर्न वाले क्लास में। तो यहाँ पे 2 की घात का अगर अनुक्रम आप याद करें तो 2 की घात 1 होगी तो 2 होगा, 2 की घात 2 होगी तो 4 होगा, 2 की घात अगर 3 होगी तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर 2 पे घात 4 हो तो 16, 2 पे घात 5 हो तो 32। इस प्रकार जो है ये अनुक्रम या पैटर्न चलता रहेगा। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आप 2 की घात के अनुक्रम को याद करें। इसमें से आप कोई भी संख्या लेंगे तो वो कोलार्ड्स अनुमान के अनुसार जो है सही होगा। कोलार्ड्स का अनुमान क्या था कि अगर कोई सम संख्या हो तो उसको आधा करते जाना है और अगर कोई विषम संख्या क्रम में आए तो उसको 3 से गुना करके उसमें 1 जोड़ते जाना है। आगे बढ़ते बढ़ते आप 1 पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे मान लिया जाए कि मैं पहले 16 को लेता हूँ तो 16 का आधा क्या हो जाएगा, क्योंकि ये एक सम संख्या है, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 का आधा क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि ये भी एक सम संख्या था। फिर 4 भी एक सम संख्या है तो इसका आधा 2 और फिर यहाँ पे 2 का आधा 1। यहाँ पे 1 ही पे हम पहुँच जा रहे हैं। अगर यहाँ पे मान लिया जाए मैं 8 ले लूँ तो फिर से वही बात हो जाएगी, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1। ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे हम कोलार्ड्स के अनुमान के अनुसार क्यों पहुँच जा रहे हैं, क्योंकि 2 की घात में जो भी संख्याएँ हैं
वो सारी की सारी जो है वो सम संख्या है। और इसमें जो है कोई विषम संख्या आ भी नहीं रहा है, तो इसमें हमें 3 से गुना करना और उसमें 1 जोड़ने का ज़रूरत ही नहीं पड़ रहा है। हालांकि कोई विषम संख्या हो तो भी आप कोलार्ड्स के अनुमान के अनुसार जो है 1 तक पहुंच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि कोई व्यक्ति संख्या 100 से शुरू करता है तो क्या कोलार्ड्स अनुमान लागू होगा? इस विषय की जांच कीजिए। चलिए, तो यहाँ पे हमें 100 से आरंभ करके जो है कोलार्ड्स अनुमान की जांच करनी है। तो पहले अगर आप 100 लिखेंगे, 100 एक सम संख्या है तो इसका आधा हो जाएगा 50। 50 भी एक सम संख्या है तो इसका आधा करेंगे तो हो जाएगा 25। अब 25 यहाँ पे एक विषम संख्या आ गई, तो विषम संख्या के लिए नियम क्या था? उसमें 3 से गुना करके 1 जोड़ना है। तो 25 या 75 और 1 कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा। अब 76 का आप आधा करोगे क्योंकि 76 एक सम संख्या है, तो ये हो जाएगा 38। और आगे 38 भी एक सम संख्या है तो इसका आधा हो जाएगा 19। 19 एक विषम संख्या आ गई, तो 19 में 3 से गुना कीजिए, 19 या 57, उसमें 1 जोड़ दीजिए, 58 आ जाएगा। 58 का आधा कितना होगा? तो इसका आधा होगा 29। अब 29 भी एक विषम संख्या है तो इसका 3 गुना करेंगे, तो 29 में 3 से गुना करने पे आता है 3 9 27 के साथ बाकी 2, 3 2 6 2 8 87। तो 87 में 1 जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 88 आ जाएगा। 88 एक सम संख्या है, इसका आधा हो जाएगा 44। 44 का आधा हो जाएगा 22 और 22 का आधा हो जाएगा 11। अब 11 एक विषम संख्या आ गई। ये सारा आधा क्यों करते जा रहे थे? क्योंकि ये सब सम संख्या थी। 11 का 3 गुना होगा 33। 33 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 34। 34 एक सम संख्या है, तो यहाँ पे कोलार्ड्स अनुमान के अनुसार जो है इसका आधा करना होगा। तो इसका आधा करने पे हम 17 पे पहुँचेंगे। अब 17 एक विषम संख्या है तो इसका 3 गुना करना होगा। 17 या 51। 51 में 1 जब हम जोड़ देंगे तो हम 52 पे पहुँचेंगे। अब 52 जो है इस क्रम में एक सम संख्या है। अब 52 का आधा जब हम करते हैं तो हम 26 पे पहुँच जाएंगे। 26 भी एक सम संख्या है, इसका आधा करेंगे तो 13 पे पहुँचेंगे। अब 13 एक विषम संख्या आ गई, इसका हम 3 गुना करेंगे, 13 या 39 और उसमें 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 40। अब 40 एक सम संख्या है तो सम संख्या का आधा करना होता है, इसका 20 हो जाएगा। फिर 20 भी एक सम संख्या है, इसका आधा 10 हो जाएगा। 10 भी एक सम संख्या है तो इसका आधा हो जाएगा 5। अब यहाँ पे एक फिर से विषम संख्या आ गई है तो इसका 3 गुना करेंगे, 5 या 15, उसमें 1 जोड़ देंगे 16। अब 16 का आधा करेंगे 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2 और 2 का आधा 1। इस प्रकार हम कोलार्ड्स अनुमान के अनुसार 100 से आरंभ करते हुए 1 तक पहुंच चुके हैं। और बच्चों अब हम इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन है, 0 से प्रारंभ करते हुए खिलाड़ी बारी बारी से 1 और 3 के बीच संख्या को जोड़ता है। जो व्यक्ति 22 पर पहले पहुंचेगा वही विजयी होगा। अब जीतने की युक्ति क्या होगी? तो बच्चों यहाँ पे खेल इस तरह से है कि आपको 0 से स्टार्ट करना है और उसके बाद जो है दूसरा लड़का जो है वो 1, 2 या 3 में से चुनेगा कोई एक संख्या। मान लिया जाए आप 0 कहते हैं, आपका एक साथी जो है वो 3 चुनता है तो 3 पे पहुंच जाएगा। फिर आप 2 लेते हैं, आप 5 पे पहुंच जाएंगे। फिर वो फिर से 3 लेता है तो 8 पे पहुंच जाएगा। इस तरह से आपको जो है पहुंचना है 22 तक। 0 से स्टार्ट करके कहां तक पहुंचना है? 22 तक। आपको कोशिश ये करनी है कि आप जो है संख्या 18 तक खुद को ऐसा नंबर चुनते हुए पहुंचाएं जिससे कि आप 18 तक पहुंच जाएं। उसके बाद आपके मित्र के पास ये 3 ऑप्शन होगा। 18 में से अगर वो 1 चुनता है तो 19 पे पहुंचेगा। आप 19 में 3 जोड़ के 22 तक पहुंच सकते हैं। अगर वो 18 में 2 जोड़ेगा तो 20 तक पहुंचेगा। आप 20 में 2 मिला करके 22 तक पहुंच सकते हैं। और वो 18 के बाद अगर 3 चुनता है तो 21 तक पहुंचेगा और आप उसमें 1 जोड़ के 22 तक पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार आपको कोशिश ये करनी है कि इस खेल में आपको किसी तरह से 18 अंक को अपने तरफ लेकर आना है। ठीक है, इससे जो है आप आसानी से इस खेल को जीत सकते हैं। और जब हम पेज नंबर 73 में आते हैं तो यहाँ पे इस अध्याय से संबंधित
सारांश है, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसे आप खुद से पढ़ लें, काफ़ी आसान है। और इस तरह से बच्चों ये हमारा जो अध्याय 3 था संख्याओं का खेल यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।